चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 11th क्लास की किताब से। हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था, जिसमें से हम अपने लास्ट सेक्शन तीसरे सेक्शन तक आ चुके हैं, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे टॉपिक को पढ़ा ही हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए था, लेकिन इसकी शुरुआत हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों से करेंगे। पहले हम एपिको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो चिपको मूवमेंट से ही प्रेरित थी, और फिर हम पढ़ेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं इस टॉपिक की शुरुआत करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम एपिको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो किताब में बॉक्सेस बने होते हैं, एनसीईआरटी में चीज़ें आपको कहानियों के रूप में दी होती। उन्हें कई बार हम सीधे सीधे कहानी के रूप में लेते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि हम उसके कंटेंट को गेन नहीं करते। हमें लगता है कि ये क्योंकि रनिंग टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, ये एक स्टोरी है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो जो कहानियाँ हैं वो ग्राउंड लेवल पे लोगों से बातचीत करके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उनको कहानियों के रूप में किताबों में आपके सामने रखा जाता है। वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ होती हैं। ऐसे में अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये बॉक्स आपको बहुत खूबसूरती से ये बताएगा कि किसी जगह पर एक इंडस्ट्री लगने से, जैसे ख़ास तौर पर एक पेपर मिल लगने से, वहाँ के लोगों के जीवन में क्या अंतर आया पर्यावरण के नेगेटिवली इम्पैक्ट होने से, और उनके जीवन में जो अंतर आया वही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का फिर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट बन जाती हैं कि भाई जब भी आप अनसस्टेनेबल मेथड अपनाएंगे डेवलपमेंट के, तो आपको इस तरह के नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखने पड़ेंगे। और तब हमें वो बहुत साइंटिफिक लग रहा होता है, तब हमें लग रहा होता है कि हाँ ये तो बड़ा किताब में बुलेट्स बना के या पॉइंट्स बना के बात लिखी है, तो ये इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन जब हम उसे कहानी के रूप में पढ़ते हैं तब हम उसे निकाल नहीं पाते। हमने बोर्ड पे लिखा है, हम आपको ये बताएंगे कि चीज़ें निकालनी कितनी ज़रूरी हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, शुरुआत ये है, टॉपिक कहता है चिपको और एपिको मूवमेंट। नाम में क्या रखा है? टॉपिक ये कहता है कि इस नाम में क्या रखा है, इस नाम का क्या मतलब है। चलिए हमारा जो ये बॉडी ऑफ कंटेंट है ये कर्नाटका में हुई एपिको मूवमेंट के ऊपर है, लेकिन हम शुरुआत चिपको मूवमेंट से करते हैं। देखिए 1973 की बात है, 1970 का दशक है, और उस समय में क्योंकि वह उत्तर प्रदेश हुआ करता था, बाद में वह उत्तराखंड हो गया। तो देयर इज़ हिमालयन रीजन, सिंपली हम इसे हिमालय समझें। तो हिमालय क्षेत्र में बहुत तेज़ी से लॉगिंग पर्पस से टिम्बर के लिए लकड़ियों को काटा जा रहा था, और लकड़ियों की इन कटाई से वहाँ के लोगों की खेतीबाड़ी, उनका फ्यूल वुड, उनका फायर वुड, उनका फॉडर, उनके सॉइल में जो नमी है, मिट्टी, पानी, खाद, इन सब चीज़ों की कमी हो रही थी। उनके पशुओं को भोजन नहीं मिल रहा था, पंखा बंद कर दो, उनके पशुओं को चारा नहीं मिल रहा था। इन सब को धीरे धीरे जब लोगों ने महसूस किया कि उनके जीवन का स्तर गिरता जा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है डे बाय डे, उनके मवेशियों को अनाज यानी कि चारा नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे उनकी सॉइल की फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है। वो जीव जंतु, पक्षी, जानवर जो वहाँ रहते थे, अब वो वहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं, और कुछ इस तरह के जीव जंतु जानवर वहाँ आ रहे हैं जिनको वो और उनकी फसलें नहीं जानती। इस वजह से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं, उनसे लड़ना नहीं जानती वो फसलें। इन सब चीज़ों को लोगों ने धीरे धीरे समझा, जाना। जब उन्होंने यह जाना तो उन्होंने उन पेड़ों की कटाई का विरोध किया, ऑपोजिशन की। ये ख़ास तौर पर उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में रेनी नाम का जो गांव है, हमने क्योंकि चिपको मूवमेंट को पहले अलग अलग सब्जेक्ट्स के वाया बहुत डिटेल में कवर किया है, इसलिए आज हम उसको उस मैनर में तो नहीं करेंगे, हम एपिको मूवमेंट पे बात करेंगे, पर फिर भी मैंने बता दिया। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी नामक गांव से इसकी शुरुआत होती है। एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है ये, और सुंदरलाल बहुगुणा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। ओके,
बाद में बहुत से अवार्ड भी मिले हैं इस मूवमेंट को, बहुत सी रिकॉग्निशंस भी मिली हैं, इवन भारत सरकार से ही मिली हैं। वो सारी हमारे उन लेक्चर्स में कवर्ड है। ये क्या करते थे, औरत पुरुष बच्चे, जब भी कोई पेड़ को काटने आता था ये पेड़ को जा कर के हक कर लेते थे, गले लगा लेते थे, और ऐसे में कि ये पेड़ और काटने वाले के रास्ते में आ जाते थे और पेड़ को अंत तक छोड़ते नहीं थे जब तक वह व्यक्ति चला नहीं जाता। तो इस तरह से ये पेड़ों से जाके चिपक जाते थे जब भी कोई पेड़ों को काटने आता था। तो इसलिए ये चिपको मूवमेंट हो गई, मतलब चिपको मने टू हग द ट्रीज़। तो ये एक तरह की 1970s के दशक की उत्तराखंड की फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट है। इसे बाद में जाकर के चिपको आंदोलन भी कहा गया। ओके, ठीक है, समझ में आई बात? तो दैट इज़ द मूवमेंट। अब इसने पूरे भारत पर प्रभाव किया और सभी वह क्षेत्र जो जंगलों की कटाई से जहाँ के लोग परेशान थे, उन्होंने इस मूवमेंट से प्रेरणा ली और इसके जैसे ही तरीके अपनाए। तो कुछ ऐसा ही कर्नाटका में भी हो रहा है। कर्नाटका के सिरसी डिस्ट्रिक्ट में सलकानी के जंगल, द सलकानी फॉरेस्ट ऑफ द सिरसी डिस्ट्रिक्ट, जब इन्हें काटा जा रहा था तो 1983 की ये घटना है। वहाँ के लोगों ने इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन जंगल के पेड़ों को गले लगाना शुरू किया। तो वहाँ की भाषा में एपिको का मतलब है टू हग, गले लगाना। ओके, और ये मूवमेंट थी टू कंजर्व द फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। सो इन कर्नाटका एपिको मूवमेंट took place to protect forest in 1983 in Salkani forest in Sirsi district. People of the village hugged the trees and forced the woodcutters to leave. People saved 12,000 trees by following this method. उन्होंने 12,000 पेड़ों को बचाने में सफलता हासिल की। अब सवाल ये आता है कि पेड़ों के कट जाने से क्या नुकसान हो रहे थे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लकड़ियों के लिए ही पेड़ काटे जा रहे थे, जो लॉगिंग है। पेड़ फ्यूलवुड और फायरवुड के लिए भी काटे जाते थे, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेकिन उसका स्केल बहुत कम था और लंबे समय में उसका असर आता है। लेकिन जब आप लॉगिंग जैसी एक्टिविटी करते हैं, बहुत कम समय में आप बड़े बड़े पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं। ये ज़्यादा नुकसानदायक तब होता है जब आप पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा करते हैं, क्योंकि पहाड़ों की ढलानें होती हैं और वो ढलानें फिर सीधे सीधे बरसात के पानी को एक्सपोज हो जाती हैं, और फिर जब वहाँ से एक बार मिट्टियाँ कटनी शुरू हो जाएं तो ये नुकसानदायक होता है। अब ऐसे में इन्हीं इलाकों में, कर्नाटका में इस समय में आर्थिक विकास के लिए कई तरह की ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा क्षेत्र में पेपर मिल लगाने से क्या क्या असर आए, अब हम उनको देख लेते हैं। सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पेपर मिल इन उत्तर कन्नड़ा। कन्नड़ा मने कर्नाटका, कन्नड़ा से ही नाम आता है कैनरा, और कैनरा बैंक आपने देखा ही होगा, है ना? तो कैनरा कन्नड़ा शब्द से आता है, कन्नड़ा से कन्नड़ा। ओके, क्लियर हुई बात? कन्नड़ भाषा, कन्नड़ लोग। तो पैराग्राफ स्टोरी के वाया ये बता रहा है रूपाली कि जब जब कहीं पर पेड़ काटे जाएंगे तो मोटा मोटी ऐसे ऐसे असर आएंगे। आओ पेड़ बचाते हैं दोनों मिलके, कटने नहीं देंगे, न पेड़ न ध्यान, जागरूक रहेंगे। सबसे पहला असर ये आया कि बैम्बू हैज़ बीन वाइप्ड आउट। तो क्योंकि जो पेड़ इंडस्ट्री है, जो पेपर मिल इंडस्ट्री है, बैम्बूज यूज़ करती है मेनली, तो वो तो वहाँ से समाप्त हो गए। तो मतलब पूरा का पूरा एक जो बैम्बू बेस्ड इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो गया। बैम्बू जिनका हैबिटेट है, उन लोगों का हैबिटेट लॉस हो गया। इकोलॉजिकल निचेस के बारे में हमने पढ़ा था, वो डिवास्टेट हो गए। दूसरी चीज़, ये क्षेत्र ब्रॉड लीव्ड ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। सो ब्रॉड लीव ट्रीज़ हैव बीन रिमूव्ड हैवीली, बहुत तेज़ी से उनको काटा गया, बहुत बड़े स्केल पे काटा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सॉइल वॉश्ड अवे ड्यू टू डायरेक्ट ऑनस्लॉट ऑफ रेन। वो बरसातें जो पहले ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट के द्वारा इनहिबिट की जाती थी और वो सीधे सीधे सॉइल को इम्पैक्ट नहीं करती थी, पत्तों के साथ, तनों के साथ, पेड़ की शाखाओं के साथ रिस रिस करके पानी धीमे धीमे नीचे आता था मिट्टी की तरफ। इससे सॉइल को ज़्यादा लंबे समय मिलता था पानी को सोक इन करने के लिए। तो पानी को वो ज़्यादा लंबे समय होल्ड करके सोक करेगी, तो ज़्यादा पानी सोक करेगी, तो लंबे समय तक मॉइस्चर रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि
इससे पानी सीधे सीधे जब सॉइल को एक्सपोज नहीं हो रहा है तो पानी कम प्रभाव करेगा कि वो अपर लेयर न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व करके लोअर लेयर की तरफ ले जाए, ऐसा नहीं कर पाएगा, कम कर पाएगा, ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी क्योंकि रफ्तार पानी की बहुत धीमी हो जाएगी, तो फिर वैसा नहीं हो पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि सॉइल का ग्रिप बना रहेगा, पानी सीधे सीधे अगर अटैक नहीं करेगा तो ऑनस्लॉट ही नहीं होगा उसका, किसी तरह का कोई रेन स्प्लैश क्रिएट नहीं होगा। ऐसे में सॉइल पार्टिकल्स आपस में बॉन्डेड रहेंगे और पेड़ों की रूट्स इसमें समर्थन करेंगी, वो और अच्छे से मिट्टियों को बांध करके रखेंगी। तो ये एक भारी नुकसान है जो हो जाएगा पेड़ों के कटने से कि मिट्टियाँ लूज़ हो जाएंगी और फिर वो तुरंत इरोड हो जाएंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इन पेड़ों पर बहुत से जीव जंतु रहा करते थे, उन सब का अपना यह घरौंदा था और वह जीव जंतु ज़रूरी थे उन सभी कीट को, उन सभी इंसेक्ट्स को खाने के लिए, उन सभी पक्षियों को खा लेने के लिए जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि जो भी इंसेक्ट्स, जो भी बर्ड्स फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नेचुरली वहाँ पर किसी ना किसी और का शिकार तो होंगे ही, तो वो उन्हें खा लेते थे। तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश होता है, पर आपने जब उन जंगलों को काटा तो वो नुकसान तो हुए ही जो मैंने अभी बताया, इसके साथ बहुत से ऐसे नुकसान भी हुए कि जिन पक्षियों का, जानवरों का, जीवों का, बैक्टीरियाज का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर इंसेक्ट्स का वो घर थे, वह भी वहाँ से विलुप्त होने लगे। और ओवरऑल एक कंडीशन ऐसी क्रिएट हुई कि नदियाँ धीमे धीमे सूखने लगी, रिवर्स, रिवुलेट्स, पॉन्ड्स, सॉइल मॉइस्चर लेवल रिड्यूस होने लगा और ये जलाशय धीरे धीरे सूखने लगे। इसकी वजह से जो रीजन वेल मॉइस्ट स्टेट में रहता था वो रीजन एक तरह से एक ड्राई स्टेट में आ रहा है। और ऐसे में जब ओवरऑल वहाँ पर जलवायु का यह परिवर्तन हो रहा है, जल और वायु बदल रहे हैं, तो वहाँ पर वनस्पति भी बदलेगी, वेजिटेशन में भी चेंज आएगा, तो फिर वहाँ की लाइफ फॉर्म्स में भी चेंज आएगा। क्योंकि हमने जब निच के बारे में पढ़ा था तो वो निच इज़ ऑल अबाउट द हैबिटेट एंड द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, the role or the functions that particular organism is going to play into that particular habitat, है ना, how that organism is going to get that food or contribution. So ultimately ये सारी चीज़ें, यानी कि निच जब उसका धीरे धीरे डिवास्टेट हो जाएगा, टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सब कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो फिर अब वो किसी और के लिए निच का काम करेगी वो जगह, क्योंकि जो ड्राई सी कंडीशन है वहाँ पर कोई और जीव पनप सकता है। और ये तो आप अपनी आँखों से देखते रहते हैं। कब देखते हैं आप अपनी आँखों से? आपके घर के अगल बगल जब बरसातों के दिनों में बारिशें हो जाती हैं, पानी अच्छा खासा, तो आप तो कोई मेहनत नहीं करते, फिर आप मुझे बताइए कि आपके घर के अगल बगल मेंढक कहाँ से आ जाते हैं? आप तो खुद ये विटनेस करते हैं कि मौसम बदला, हवा में नमी बदली, हवा में दबाव और तापमान बदला तो नए जीव अस्तित्व में आ गए। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, कैसे ज़मीन के अंदर से सारे हाइबरनेशन की स्टेज में रहने वाले जीव जंतु बाहर आ जाते हैं। आप थोड़ी ना उन चींटियों को बाहर लेकर के आते हैं, वो खुद आ जाती है। तो फिर आप मुझे बताइए, सर्दियाँ होते ही वो कहाँ चले जाते हैं? दोबारा अंदर चले जाते हैं, कहानी ख़त्म। तो इस तरह से अलग अलग मौसम बदलने से अलग अलग तरह के जीव जंतु सरफेस पे आते हैं, आपको ज़्यादा दिखने शुरू होते हैं। पर अगर मान लीजिए ये तो एक साइक्लिक आस्पेक्ट है और एक साइकिल में, एक रिदम में हो रहा है, इट्स रिदमिक थिंग। सीजन्स का चेंज होना एक रिदमिक थिंग है। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये अरिदमिक हो जाएगा। लेकिन आप कहीं किसी इलाके के जल और वायु को परमानेंटली आल्टर कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो पिछले जीव हैं वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन से चले जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, वहाँ पर विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और वहाँ पर नए जीव अस्तित्व में आ जाएंगे। और क्या उन नए जीवों के लिए वहाँ की फसलें रेडी हैं? क्या वो उनसे लड़ सकती हैं? क्या वो उनको मार सकती हैं? क्या उन्होंने ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया है कि वो उन इंसेक्ट्स को, उन जीवों को धोखा दे सकें या मार सकें? नहीं। तो इस परिस्थिति में किसानों के लिए ये बहुत नुकसानदायक हो जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आज की डेट में उसकी फसलों पर इतने ज़्यादा कीट हमले क्यों हो रहे हैं। उसे ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी लागत मूल्य बढ़ जाती है, उसकी खेतीबाड़ी घाटे का सौदा हो जाती है। और इसके बाद भी वो खबरों में ये कहता सुनता है कि समझ में नहीं आ रहा कि नरमे के साथ, कॉटन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो सारे स्टेप्स अपनाए, हमने सारी दवाएं डाली, पर फिर भी ये पिंक बॉलवॉर्म आकर के तंग कर रहा है, ये इसको परेशान कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि पर्यावरण में शायद कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं
जिन परिवर्तनों के तहत शायद कुछ ऐसे जीव सक्रिय हो रहे हैं जिन जीवों से निपटने के लिए शायद वो पौधा अभी उतना सक्षम नहीं है जिस स्केल पर वो जीव सक्रिय हो गए। तो ये बड़ी चीज़ है। इस तरह से वहाँ की वनस्पतियों को, वहाँ की खेती बाड़ी को, वहाँ के लोगों की आर्थिक परिस्थितियों को नुकसान पहुँचता है, आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुँचता है। इसका रूट कॉज कहाँ खड़ा है? इसका रूट कॉज इस बात में खड़ा है कि शायद हमने जब हमारे विकास का मॉडल बनाया होगा तो हमने ज़रूरत से ज़्यादा हमारे लालच को तरजीह दी होगी, हमारी नीड से कहीं अधिक हमने हमारी ग्रीड को इम्पोर्टेंस दी होगी। ऐसा क्यों? जब हम ग्रीड को इम्पोर्टेंस देते हैं तब हम रेकलेस होते हैं, तब हम दूसरों की नीड को कभी कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी ग्रीड हमारे लिए सुप्रीम होती है। तब हम कभी भी इनोवेशन की तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी ग्रीड ये कहती है कि इनोवेट करना खर्चे करना जैसा है। अगर मुफ्त में जंगल काटने को मिल रहे हैं तो क्यों ना काटे जाए, क्यों ना इन्हें बर्बाद कर दिया जाए, क्यों ना सबको नुकसान अगर पहुंच रहा है, हमें लाभ हो रहा है, हम इस लाभ को कमा ले। ग्रीड आलस को जन्म देती है। गाड़ी में बैठे रहने का वह लालच ही इस आलस को जन्म देता है कि यार कौन उतर करके अब डस्टबिन में जा कर के इस 300 रुपये की कॉफ़ी का मग फेंकने जाए, क्यों नहीं चलती हुई फॉर्च्यूनर से सड़क पे फेंक दिया जाए। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा ज़िला, हमारा शहर, हमारा राष्ट्र गंदा होता है तो कौन देख रहा है? कोई चालान वाला देखेगा तब रुक जाएंगे, पर अभी क्यों? क्योंकि कोई कंसाइंस नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में दायित्व का, जिम्मेदारियों का कोई आभास और अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत और लालच में फ़र्क करना नहीं आता। तो लालच से समाज जब चलता है तब वह अनसस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। तब वह यह नहीं कंसिडर करता है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या आएंगे। तब वह यह नहीं कंसिडर करता है कि फ्यूचर जनरेशन्स के साथ वो कितना बड़ा आघात करने जा रहे हैं। तब वो ये नहीं कंसिडर करता है कि इस समय में हमारे साथ साथ इन जंगलों में बहुत से जीव जंतु, वनस्पति और अन्य जानवर भी रह रहे हैं। जीव कवेल अकेले हम नहीं हैं, जीव दूसरे भी हैं। तब वह ये नहीं जानता है कि मैं तो अपने आर्थिक विकास के लिए अपने उद्योग धंधों का विकास कर लूँगा, पर यहाँ पर रह रहे ग्रामीणों पर इसका क्या असर होगा? क्या आदिवासी ऐसे माहौल में जी पाएंगे? हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी जन्म लेता है जब हमारे दार्शनिक, हमारे मार्गदर्शक लगातार हमारे राष्ट्र निर्माण और हमारे सामाजिक चेतना के समय में हमें ये समझाते रहे कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक पग पर विकास करते समय इस बात का ध्यान रखना, विकास कितना और किसके लिए, विकास का उद्देश्य क्या है। जब आप विकास कितना, किसके लिए और उसका उद्देश्य क्या है पर विचार करते हैं, तब आप समावेशी होते हैं, आप ऑल इनकम्पैसिंग होते हैं, इनकैप्सुलेटिंग होते हैं। तभी आप कंपैशनेट भी हो सकते हैं कि किसी के विषय में सोचें। तभी आप इस बात पर विचार करते हैं कि भावी पीढ़ियों का क्या दोष है, हम उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। एटलीस्ट हम उन्हें उतना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉय करने के लिए तो रिसोर्सेज छोड़ दें जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम इस समय एंजॉय कर रहे हैं। क्या हम उन्हें इनसे भी डेप्लोरेबल स्टेट में डालने वाले हैं? पर इन चीज़ों का विचार कौन सा समाज कर सकता है जो समाज जागरूकता से जी रहा है? वो चाहे लॉजिकली करेक्ट और साइंटिफिकली करेक्ट होकर के चले, इसमें क्या दोष है? क्योंकि अगर वह यह नहीं कदम उठाएगा तो वह खुद भी तो ख़त्म होने वाला है आने वाले समय में। यह भी तो एक बड़ा सच है। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ वहाँ के उत्तर कन्नड़ा के क्षेत्र में हुई जब वहाँ पर पेपर मिल लगी। वहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गए, और वो यही थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वो ये हैं कि बैम्बू हैज़ बीन वाइप्ड आउट, ब्रॉड लीफ ट्रीज हैव बीन रिमूव्ड हैवीली, सॉइल वॉश्ड अवे ड्यू टू डायरेक्ट ऑनस्लॉट ऑफ रेन, बेयर लेटराइट सॉइल लेफ्ट बिहाइंड। बस सिर्फ और सिर्फ एक नग्न अवस्था में, बिना वनस्पतियों के, बिना जड़ी बूटियों के और बिना उपजाऊ क्षमता के एक लेटराइट सॉइल बची रह गई, जिसके सारे उपजाऊ तत्व बह करके और लीच होकर के अंदर जा चुके हैं। एक ऐसी लेटराइट सॉइल जो शायद अब निर्माण क्षमता के योग्य नहीं है, और इसका नुकसान न केवल वहाँ की जंगली जानवरों को, जीव जंतुओं को होगा, मनुष्य को सबसे ज़्यादा होगा। नो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ये वहाँ पर किसानों से जब बातचीत हुई, वहाँ के ग्रामवासियों से बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि पिछले लंबे समय से फसलें तो हो ही नहीं रही हैं, कोई और वनस्पतियाँ तो हो ही नहीं रही हैं। सो नो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड अदर वेजिटेशन एक्सेप्ट द वीड, सिर्फ झाड़ियाँ ही उग रही हैं, बस वीड ही उग रही हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं उग रहा। ये परिस्थिति हो चुकी है इस इलाके की। रिवर्स एंड रिवुलेट्स ड्राई अप क्विकर,
पहले के मुकाबले कई गुना अधिक तेज़ी से नदियाँ और छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो बहती हैं वो सूखती चली जा रही हैं। रेनफॉल इज़ बिकमिंग एरेटिक, रेनफॉल डे बाय डे एरेटिक हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं पेड़ कट गए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में परिवर्तन आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक परिवर्तन आ गया, ओवरऑल रेनफॉल पैटर्न एरेटिक हो ही जाएगा। तो रेनफॉल पहले के मुकाबले एरेटिक हो चुका है। डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स अर्लियर अननोन आर नाउ अटैकिंग द क्रॉप्स। तो आप सोच करके देखिए, एक इंडस्ट्री लग जाने से वहाँ पर इतने सारे परिवर्तन आए। तो क्या इंडस्ट्री गलत है? नहीं लगानी चाहिए। क्या विकास नहीं करना चाहिए? इस बॉक्स की एंडिंग में यही पूछा गया है, ये आप एक्सरसाइज में करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में इस क्वेश्चन को रखेंगे। विकास ही तो करना है, विकास क्यों नहीं करना है? सवाल ये है कि विकास किस स्वरूप में करना है, किस तरह करना है, किसके लिए करना है, और फिर सवाल है कि कितना करना है। तो विकास ही केंद्र में है। जो सेंट्रल डिस्कशन का टॉपिक है वो डेवलपमेंट ही है, और तभी हम बाकी चीज़ों पर भी बात कर पाएंगे। अगर हम विकास ही पे चर्चा छोड़ दें कि बस विकास अब नहीं करना है, तो ख़त्म कहानी। फिर तो ख़त्म हो गई इनोवेशन, किसी भी तरह की डेवलपमेंट और किसी भी तरह का बेहतर जीवन। फिर हमें वापस उसी आदि मानव दौर में चले जाना चाहिए, हर तरह की बीमारी के प्रति वल्नरेबल हो जाना चाहिए, वही 30 से 35 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एज में आ जाना चाहिए। ये सही नहीं है। हमने बहुत मेहनत से ऐसी बहुत सी चीज़ें हासिल की हैं कि आज आप 65 से 70 बरस तक की एक जीवन आयु मान सकते हैं। आप बीमारियों से लड़ भी सकते हैं। आज आपके पास वैक्सीन्स हैं, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम हैं, आज आप भरपेट खाते हैं, खाना है, सब कुछ है। विकास के तहत हुए जितने भी कार्यक्रम हैं ये उसी के तहत हो पाया। आज महिलाएं पढ़ लिख सकती हैं, शिक्षा के अधिकार हैं, वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती हैं, आकांक्षाएं मने कि एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती हैं। ये विकास ही के कारण संभव हो पाया कि हम व्यक्ति को लोकतंत्र दे भी पाए। लोकतंत्र जैसी चीज़ें टिकती ही तब हैं, अदरवाइज़ वो नहीं टिक पाएंगी। अगर सीमित संसाधन होंगे, सीमित ही लोगों में सीमित संसाधन होंगे तो लोगों में उस संसाधन के नियंत्रण को लेकर के लड़ाइयाँ होंगी, और एक सीमित सा वर्ग ही उन संसाधनों पर अपना अधिकार जमा पाएगा, यानी कि उन रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाएगा। और जो कंट्रोल कर रहा है वह राजा के रूप में शासन करेगा, और बाकी सभी प्रजा उसकी सेवा में रहेगी। जब संसाधन बेहतरीन मात्रा में होंगे और हम समाज में ऐसे नियम बनाएंगे कि इन संसाधनों को बांट करके लोगों का जीवन बेहतर किया जाए, तब जा कर के हम ये मान सकते हैं कि लोकतंत्र के जितने भी आइडियाज़ हैं उनको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम रिपब्लिक की तरफ जा सकते हैं। यही हुआ एक्चुअली में। एक समय में सोशलिज़म का एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म कम्युनिज़म जब इस रूप में चलने लगा कि वह एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को इस्टेब्लिश कर रहा है कि जिसमें निवेश ना हो, जिसमें इनोवेशंस ना हो, जिसमें विकास ना हो, ये ठीक नहीं। यह कैसी समानता है कि आप सबको गरीब बना दें? ज़रूरी तो ये है कि देश में बेहतर विकास हो, क्योंकि देश में जब पूंजी का निर्माण होगा, जब कैपिटल फॉर्म होगा, जब देश में इन्वेस्टमेंट होगा, तब अच्छे हॉस्पिटल्स खोलेंगे, अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस। उन्हीं हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेज में सब पढ़ सकें, इसी की ना फिर मांग कर पाओगे आप, इसी की ना फिर मांग। आप समानता के नाम पर, एगैलिटेरियन सोसाइटी के नाम पर मांगोगे भी क्या, जहाँ कुछ है ही नहीं देने को। जिस समाज में केवल और केवल अधनंगे से लोग इधर उधर घूम रहे हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, सब कुछ तबाह है, वहाँ पर आप कैसा एगैलिटेरियनिज्म मांगेंगे? आप लोगों के लिए अगर अधिकार भी मांग रहे हैं बेहतर जीवन के, तो जीवन को बेहतर करने के लिए पहले उतनी सेवाएं, संस्थाएं और साधन तो जुटाने पड़ेंगे। और साधन जुटाने के लिए यदि काम हो रहा है तो यह गलत तो नहीं है, ऐसे में डेवलपमेंट तो अच्छी चीज़ है। लेकिन यह डेवलपमेंट जब दानवीय रूप धारण कर ले और जिन लोगों के विकास के लिए है उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे, जब ये एगैलिटेरियनिज्म की जगह इन इक्वालिटीज़ को प्रमोट करने लगे, जब ये भविष्य की पीढ़ियों का ख्याल ना रख रहा हो, जब ये बाकी जीव जंतुओं को नष्ट करके उस पर्यावरण को ही नष्ट करने लगे जिसके तहत रह करके ही आप विकास कर रहे थे, तब तो विचार करना बनता है कि विकास आखिर कैसा, कितना, किसके लिए, कब तक। तो इन चीज़ों पर ही हम विचार करने वाले हैं। उसके लिए इस एपिको मूवमेंट के तहत आपके सामने ये परिस्थितियाँ रखी गई कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, जैसे कि पेपर मिल, लेकिन लगातार शोध करते रहना भी ज़रूरी है कि हम उसके विकल्प ढूंढें। जैसे आज हमने इंटरनेट की क्रांति और डिजिटलाइजेशन की मदद से हमने मोबाइल टेलीफोनी को यूटिलाइज़ किया है पेपर की ज़रूरतों को घटाने के लिए। आज चाहे रेलवे का टिकट है या एरोप्लेन का टिकट है, साथ में एक मैसेज आता है कि इसे फ़िज़िकल फॉर्म में कैरी ना करिएगा, पेड़ बचाइए। तो हम धीरे धीरे तकनीक की मदद से
इन चीज़ों की रक्षा कर सकते हैं। आज लकड़ी के अलावा कई और अल्टरनेटिव आ चुके हैं जो घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्नीचर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। आज लकड़ी के अलावा बहुत से अल्टरनेटिव हैं जिसकी मदद से पानी वाले बड़े बड़े जहाज़ बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को इस हद तक कंज्यूम कर रहे हैं कि हम एक बैलेंस बिगाड़ने की लेवल तक पहुंच चुके हैं, हमें विकास को बनाए रखते हुए उसके अल्टरनेटिव्स को तलाशना होता है, उस पर विचार करना होता है। हमें वहाँ के इकोसिस्टम को फ्रेजाइल नहीं बनाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम चीज़ों पर अभी इन्हीं विषयों पर विचार करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। आपसे एक सवाल ये पूछा गया है कि सरकारें इंडस्ट्रियाँ लगाती हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्टों को सपोर्ट करती हैं और ये कहती हैं कि आप फॉरेस्ट लैंड एक्वायर करें, और क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही बेस्ड है आपका फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो आप वहाँ पर आकर के अपनी इंडस्ट्री लगाएं, उन ज़मीनों को एक्वायर कर सकते हैं आप और उन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग उद्योग अलग अलग अमाउंट में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 600, कोई 800। सवाल ये खड़ा किया है ऑथर ने इस बॉक्स की एंडिंग में कि कुछ हज़ार लोगों को रोज़गार देने के लिए क्या मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों के जीवन के साथ खेलना ये ठीक है? क्या वो जो हज़ारों के हज़ार गांव वहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये जो हम वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो करोड़ों लोगों के जीवन में कई बीमारियाँ प्रवेश कर चुकी हैं, क्या ये ठीक है? और हमने नेट रिज़ल्ट हासिल क्या किया है? एक तरफ से अगर हमने रोज़गार दे करके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए भी हैं, तो दूसरी तरफ से हमने उसी जीवन की क्वालिटी को छीन लिया है, उनको जीवन योग्य वातावरण और पर्यावरण ना दे करके। तो यह भी तो नुकसानदायक है। तो कुल मिलाकर के ये पूछा जाता है कि ऐसी वेल्थ का, ऐसी सुविधाओं से भरे हुए राष्ट्र का भी क्या किया जाए जिस वेल्थ और उन सुविधाओं को भोगने के लिए जो शरीर आवश्यक है वही पूरी तरह से संतुष्ट और समृद्ध नहीं है, वो फिट नहीं है। तो ये भी बड़े सवाल हैं। इन सब चीज़ों पर विचार हैं, चैप्टर का आधार इसी पर खड़ा है। तो फिर अल्टीमेटली जो वॉलंटियर्स एसोसिएटेड थे एपिको मूवमेंट से, उन्होंने वो जो लोग बतौर कॉन्ट्रैक्टर जंगल का ठेका लेते थे लकड़ियाँ काटने का, या जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उनसे क्या डिमांड्स रखी, और यही डिमांड है जो आपको बताती हैं कि कुल मिलाकर के अगर सरकार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या किसी भी इंडस्ट्रियल प्लानिंग के लिए सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए। तो ऐसे स्टोरी नुमा पैराग्राफ से अगर आप कंटेंट निकालना जानते हैं तो वो वैसे कदम उठाने की भी जानकारी आपको देते हैं। जैसे ये कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिमांड चाहे वॉलंटियर्स ने ही की है, बट आप इसको ऐसे देखिए ही मत, आप ये मानिए कि कहीं भी अगर विकास करना है तो यह बिंदु ज़रूरी है। तो वॉलंटियर्स कहते हैं कि लोकल पीपल शुड बी कंसल्टेड व्हेन ट्रीज़ आर मार्क्ड फॉर फेलिंग। जब भी आप पेड़ों को काटने के लिए उनकी मार्किंग करते हैं, आप लोकल लोगों से कंसल्टेशन करें ताकि वो ये बता पाएँ कि ट्रेडिशनली इन ट्रीज़ का यहाँ पर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन ट्रीज़ को काटने से डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रीज़ में क्या इम्पैक्ट आएगा, और डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए किन किन ट्रीज़ को काटा जा सकता है पॉसिबली, और कौन से ट्रीज़ के उम्र बढ़ने में, मतलब बड़ा होने में वो कितना समय लेता है, कौन बहुत देर से, तो किसे काटना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, किसको अगर काट दे तो दोबारा जल्दी हो भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहाँ पर कितने पौधे हमें और लगाने चाहिए, वो ये बता सकते हैं कि कौन से पेड़ पौधे हैं जो जल के स्रोतों के निकट हैं, यानी कि वाटर रिसोर्सेज के क्लोज हैं और उन्हें हमें नहीं काटना है। वो ये बता सकते हैं कि आज यहाँ की वेजिटेटिव लाइफ के लिए, यहाँ की एनिमल लाइफ के लिए कौन से ट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं जिनकी तरफ हमें नहीं जाना है, या अगर हम उतना इनफ ट्री पहले उगा दें फिर हम उसको काट सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहा है। ये तमाम जानकारियाँ जिसे हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल नॉलेज के रूप में जानते हैं या जिसे हम ग्राउंड नॉलेज के रूप में जानते हैं, ये शायद अधिकारी गणों के पास नहीं हो सकती, जिसके लिए हमें आम लोगों की शमूलियत करना ज़रूरी है। अगर जब तक हम उन्हें स्टेक होल्डर नहीं बनाते, उन्हें पार्टिसिपेंट नहीं बनाते, उस प्रोजेक्ट के वहाँ पर लाने वाले किसी भी अच्छे कार्य की रखरखाव के लिए हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि हम इसे सही ढंग से चला पाएंगे। हमें लोकल लोगों को साथ में लेना है। सो लोकल पीपल शुड बी कंसल्टेड व्हेन ट्रीज आर मार्क्ड फॉर फेलिंग। नेक्स्ट इज ट्रीज विद इन 100 meters ऑफ अ वाटर सोर्स एंड ऑन अ स्लोप ऑफ 30 degrees और अबव शुड नॉट बी फेल्ड। अगर कोई भी ऐसा पेड़ है जो वाटर सोर्सेज के 100 मीटर की परिधि में आता है, उसे हम ना काटें, क्योंकि उस वाटर सोर्स को पॉल्यूशन से बचाने के लिए, उसे रेजुविनेट करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ों का काम ज़मीन में पानी बांधना है, उस इलाके में नमी बनाए रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर माउंटेन स्लोप स्टीप है तो हम उस स्लोप से पेड़ ना काटें, क्योंकि मिट्टियाँ बहुत तेज़ से कट जाएंगी।
मिट्टियों का तेज़ी से कटाव वहाँ के इलाके को अनुपजाऊ बना करके छोड़ देगा, और ये ठीक नहीं है। अनुपजाऊ अर्थात इनफर्टाइल। ओके, तो यही चीज़ें, यही मांगे उन्होंने की है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उस गांव में बस रहे होते तो आपकी मांगे भी तो यही होती, आप भी तो यही कहते। अगर आप उस गांव में बस रहे होते और आप ये देखते कि एक इंडस्ट्री के लिए इतने बड़े पैमाने पर बैम्बूज, ब्रॉड लीफ ट्रीज़, इन सब चीज़ों को नष्ट कर दिया गया है, तो आप भी तो इन्हीं समस्याओं को झेल रहे होते जो समस्याएं उन्होंने बताई हैं। अमूमन यही तो समस्याएं हैं। इसे रटना क्या है, इसे याद क्या करना है? अगर सही ढंग से हम इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लें तो फिर इसमें ऐसा क्या रटना है, इसमें ऐसा क्या समझना है? ये तो बिल्कुल यथास्थिति है किसी भी ऐसे इलाके की, मतलब एक फैक्चुअल स्टेट है उस इलाके की, जिस इलाके में एक डिवास्टेशन क्रिएट हुई है टू द एनवायरनमेंट, रेकलेस प्लानिंग के कारण, रेकलेस डेवलपमेंट के कारण। दैट्स ऑल। रैशनैलिटी होनी ज़रूरी है, रीजनिंग्स होनी ज़रूरी हैं। किसी भी डेवलपमेंट के लिए एक ड्यू कंसिडर्ड डिबेट होनी ज़रूरी है जिसमें लोगों की शमूलियत होना ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ें कहने के लिए इसे रटना क्या, ये तो आपके ब्लड स्ट्रीम में फ़्लो करता होना चाहिए। और इसीलिए एनसीईआरटी की जादुई किताबें इन्हें कहानी के रूप में आपके सामने रखती हैं कि आप इन्हें अपने से अलग करके कोई टेक्सचुअल कंटेंट समझ करके ना पढ़ लें, इसे भी रट्टे का आधार ना बना लें। आप ऐसा माने कि यही तो जीवन है, हम तो ऐसे ही तो थे, हम यही तो हैं। ओके, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द पीपल आफ्टर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पेपर मिल ऑन द फॉरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हम व्यवस्था क्या कर सकते हैं? संस्थाओं के रूप में हम क्या जवाब दे सकते हैं जब हमारे आसपास पर्यावरण को इस तरह से क्षति पहुंच रही हो? ठीक 1970 के ही दशक में सरकारों के द्वारा कई तरह के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जंगलों की सुरक्षा के लिए कानून पास किए गए, और उसी समय में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इन चीज़ों से निपटने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, एफ्लुएंट्स, केमिकल एफ्लुएंट्स और डोमेस्टिक सीवेज से निपटने के लिए हमने कई तरह की संस्थाएँ और कानून बनाए। उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं। चलिए अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि आप इन समस्याओं से निपटने के लिए संस्थागत रूप में, इंस्टीट्यूशनल रूप में किस तरह के कदम उठा सकते हैं। यह बॉक्स भी ज़रूरी है। तो शुरुआत होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में। कंटेंट कहता है कि टू एड्रेस टू मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, दैट इज़ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज़ CPCB 1974। तो जो सेंटर का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है 1974 में ये बनाया गया है, और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए हैं। जैसे समय स्टेट का भी अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है पंजाब में, तो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं उसको, PPCB। आप अक्सर खबरों में सुनते भी रहते हैं। तो देन स्टेट्स एस्टैब्लिश देयर ओन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। बड़ा सवाल यह है कि ये बोर्ड्स क्या करते हैं? बिल्कुल वही करते हैं जो इस संस्था के रूप में इन्हें करना चाहिए। वो क्या? दीज बोर्ड्स इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पोल्यूशन। तो ये कंटिन्यूसली एयर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, वाटर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में या लैंड पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। इस समय नदियों के हालात क्या हैं, वाटर रिसोर्सेज के हालात क्या हैं, वेल्स कैसे हैं, उनका पोल्यूशन का लेवल क्या है, वायु में पोल्यूशन का लेवल क्या है, सॉइल में, लैंड में और अंडरग्राउंड एक्वीफर्स में पोल्यूशन का लेवल क्या है। तो लगातार हवा में, पानी में, ज़मीन में पोल्यूशन का लेवल इन्वेस्टिगेट करते रहना। जिन जिन इंडस्ट्रीज़ से पोल्यूशन निकल रहा है उन इंडस्ट्रीज़ को लगातार इंस्पेक्ट करते रहना। उस इंस्पेक्शन का पार्ट ही है कि आप लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो शर्तें रखी गई हैं उद्योगों के ऊपर, जो मेजर्स उन्हें फॉलो करने हैं, क्या वो उन मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं जिसकी बदौलत ही हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशंस को कॉम्बैट कर पाएंगे, हम उनको रोक पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, और ये पहला काम है जो वो करता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर जनता की जागरूकता के लिए कई तरह के मास कैंपेन्स लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीडिया। सरकारों से और सरकारों से बातचीत, सरकारों से कानून और नीतियाँ पास कराने के लिए, और सरकारों को टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए इन जानकारियों और डाटा का इस्तेमाल करते हैं। और अपनी तरफ से जो भी कोई कोड, मैनुअल्स या स्टैंडर्ड्स बनाने हैं जिसे इंडस्ट्रीज़ को और बाकी स्टेक होल्डर्स को फॉलो करना है कि पोल्यूशन ना करें, इस डाटा से इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हैं। तो लगातार इन्वेस्टिगेट करना, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना और उसको डिसेमिनेट करना, मतलब उसका वितरण करना लोगों की जागरूकता के लिए, कोड्स और मैनुअल्स और स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, जिससे कि संस्थाएं पालना कर सकें, सरकारों की तकनीकी सहायता करने के लिए,
ये सारे कार्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को करने होते हैं, जो कि इसके अगले कार्य हैं। मैं अभी वो उन्हें पढ़ देता हूँ। तो देखिए इसमें भी रट्टा क्या मारना है, टेक्निकली आप इसको जोड़ करके समझ लीजिए, आपके दिमाग में बस जाएगा ये। सो and these boards investigate, collect and disseminate information relating to the pollution. They lay down standards for sewage और trade effluents and emissions. तो ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ये कोड्स बनाते हैं, ये मैनुअल्स बनाते हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना है जब आप किसी भी तरह से ग्रीन हाउस या कोई भी एयर पोल्यूशन या ऐश का एमिशंस कर रहे हैं, तो यू नीड टू फॉलो दैट। चिमनी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपको किस तरह के फ़िल्टर्स लगाने हैं चिमनी के पहले, और ताकि आप जितनी भी obnoxious गैसेस हैं या जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं आप उनको हार्मलेस बना सकें। ये सारी चीज़ें इनको करनी होती हैं। इनको देखना होता है कि भाई जो आप पानी फेंक रहे हैं इंडस्ट्री से बाहर, क्या वो ट्रीटेड है, और ट्रीटेड होने का मतलब ये है कि क्या उसमें उन केमिकल एफ्लुएंट्स की मात्रा तो नहीं है जिन केमिकल एफ्लुएंट्स को परमिशन नहीं है कि वो पानी में जाएं, क्योंकि वो जल जीवों को, आपकी सेहत को और मिट्टी को नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये सारी चीज़ें लगातार फॉलो हो सकें, इसके लिए स्टैंडर्ड्स, मैनुअल्स, कोड्स बनाने का काम यही संस्थाएं करती हैं, और वो बनते हैं इस आधार पर कि क्योंकि इनकी कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन चलती है। So they lay down standards for sewage or trade effluents and emissions. They provide technical assistance to governments in promoting cleanliness of streams and wells and air pollution. एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए नदियों की और कुओं की साफ़ सफाई रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए सरकारें लगातार योजनाएं बनाती हैं। सरकार लगातार कई कानून बनाती है, कई तरह के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, प्लान्स लाती है। किसके आधार पर लाती है, उसको उस समय में उसका टेक्निकल विंग के रूप में उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, यही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स असिस्ट करते हैं सरकारों को। ये भी इनका एक रोल है। एक रोल है इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट, डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक रोल है स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना, एक रोल है टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू द गवर्नमेंट्स, ताकि गवर्नमेंट साफ़ सफाई का ख्याल रख सकें, मेंटेन कर सकें उन चीज़ों को। सो दे ले डाउन, मैंने बता दिया, ये हो गया। They provide technical assistance to governments in promoting cleanliness of streams and wells. They inspect, तो इनका काम है इंस्पेक्शन करना एज वेल। तो अलग अलग राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत जितने भी डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन ऑफिसर्स हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में आने वाली इंडस्ट्रीज़ को वो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर जा करके इंस्पेक्ट करते हैं। अगर तो हम एक यूटोपियन सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पर सब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आदर्श लिखे गए हैं। अब बाकी हकीकत में क्या है वो तो हम सोशल प्रॉब्लम में, करप्शन में डिस्कस कर ही लेंगे, पर मौजूदा बात यह है कि जो कानून कहता है वो यही कहता है कि ऑफिसर की हद में आने वाले जितनी भी उद्योग हैं वहाँ जाना है, रेगुलर इंस्पेक्शन करनी है कि स्टैंडर्ड मेजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो फॉलो करने थे वो देखा जाएगा। तो दे इंस्पेक्ट इंडस्ट्रीज टू असेस द एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी। ओके, ये इनका रूल है। दे प्रोवाइड एयर क्वालिटी डाटा, ये अगला रूल है। थोड़ा सा जगह कम बच गई, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ आपको, किताब में तो आपके लिखा ही हुआ है। ये एयर क्वालिटी डाटा भी सरकारों को प्रोवाइड करते हैं, और ओवरऑल इनका जो डाटा है निजी संस्थाओं की भी मदद करता है। किस चीज़ में, उसी एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसी एयर क्वालिटी डाटा के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि फैक्ट्री यहाँ सेट करनी चाहिए कि नहीं, कॉलोनीज़ यहाँ बनानी चाहिए कि नहीं, रेजिडेंशियल एरिया यहाँ डेवलप करना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए कि कहीं किसी जगह पर अगर पोल्यूशन के लेवल पहले से हायर है, तो एयर क्वालिटी डाटा कहता है कि पोल्यूशन लेवल्स आर हायर, तो फिर वहाँ पर आप ऑलरेडी पोल्यूशन लेवल्स आर हायर, तो वहाँ पर आप इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स करने नहीं देंगे। और दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स हैं वहाँ पे, पोल्यूशन लेवल्स आमूमन इलाकों से थोड़े ज़्यादा हैं, तो फिर सरकार को आप ये सुझाव कभी नहीं देंगे कि सरकार वहाँ पर कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ बनाए। तो इसलिए लगातार ये इस तरह के डाटाज जारी करते हैं जो कई तरह के उद्योग और घरेलू अपार्टमेंट्स वगैरह बनाने के लिए वो डाटा इस्तेमाल होता है। तो ये सारी इनकी भूमिका है जो ये करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, यही बताया गया है। तो मतलब बतौर संस्था हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे लैंड पोल्यूशन है, व्हाटएवर बी द पोल्यूशन, हम उसे पहले तो कोशिश करें कि हम उसे प्रिवेंट करें, पर रोकें हो ही ना, और हो रहा है तो फिर दूसरा स्टेप होना चाहिए हम कंट्रोल करें, अब उनसे नियंत्रण में लेकर के, और नियंत्रण के बाद अगला स्टेप क्या बनता है, अबेटमेंट, घटाएं, ख़त्म करें, उखाड़ के फेंको। तो कुल मिलाकर के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के जो सारे कदम हैं वो इन तीन बातों से प्रेरित हैं: प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। उसके लिए इनको ये सारे काम दिए गए हैं।
इन्वेस्टिगेशंस के काम दिए गए हैं, कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जनता को जागरूक करना, उसके लिए काम दिया गया है कि स्टैंडर्ड्स बनाना और फॉलो करवाना, उसके लिए काम दिया गया है कि उद्योग जगत की और बाकी सभी संस्थाओं की, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री वट एवर भी, उसका लगातार इंस्पेक्शन करना, और उसी के लिए ये कहा गया है कि उनको सरकारों को तकनीकी सहायताएं देना ताकि सरकार की पॉलिसियाँ रेलेवेंट बन सके, सरकार के कदम रेलेवेंट हों, जहाँ पर समस्या है वहीं पे चोट हो, हम सर्जिकल स्ट्राइक जिसको हम कहते हैं। ओके, अब ये सब बातें जब आपने सुन ली, समझ ली, तो अब हम आरंभ कर रहे हैं हमारा मुख्य मुद्दा, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं उसके विषय में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। देखिए इसमें कम से कम 4 डेफिनेशंस का इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग सोर्सेज से आई हैं, किताब नहीं दी हैं अभी। चारों की चारों डेफिनेशंस कुछ ऐसे बनाई गई हैं और एक फ्लो में ऐसे दी गई हैं कि पिछली डेफिनेशन को अगली डेफिनेशन और विस्तार पूर्वक समझाती है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है। उसके पिछली डेफिनेशन में जो चीज़ें इम्प्लिसिट हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन उसके एक्सप्लिसिट वर्जन को आपके सामने रखती है। हम इसको उस हिसाब से समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शुरुआत इस बात से करते हैं ऑथर कि एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट को भी इकोनॉमी चाहिए ना, दे नीड ईच अदर। ओके, एनवायरनमेंट को इकोनॉमी इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी स्तर पर एक विकास करते हैं, एक डेवलपमेंट करते हैं, हमारे पास अच्छी रिसर्च, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी साइंस एग्जिस्टेंस में आती है, हम उससे पर्यावरण को और बेहतर संरक्षण दे पाएंगे। पर्यावरण जिस रूप में है हम दे पाएंगे उससे भी और बेहतर संरक्षण। किन्हीं जंगलों में अगर कोई बीमारियां फैल रही हैं, वो तो प्राकृतिक रूप में ही फैल रही हो सकती हैं, हम उनको उससे सुरक्षा दे पाएंगे। किन्हीं जानवरों में अगर कोई बीमारियां फैल रही हैं तो हम उनको सुरक्षा दे पाएंगे। इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज, नेसेसरी टूल्स, इक्विपमेंट्स, नेसेसरी टेक्नोलॉजी होनी ज़रूरी है, और ये सब चीज़ों का जन्म का आधार अर्थव्यवस्था बनता है। जहाँ अर्थव्यवस्था को पर्यावरण की ज़रूरत है, वहीं पर्यावरण को भी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत हैं। ये बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, यहीं से चीज़ें और फिर समझ आएंगी। सो एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर, हैंस डेवलपमेंट that ignores its repercussions on the environment will destroy the environment that sustains life forms। तो कोई भी ऐसा विकास जो environment को ignore करेगा वो environment को नुकसान पहुंचा देगा, और वही environment है जो विभिन्न जीव और ज़िंदगियों को चला रहा है। So what is needed फिर अगर इकोनॉमी की बात करते ही ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट वर्ड एग्जिस्टेंस में आ ही जाता है, और डेवलपमेंट जो हो रही है वो अगर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, वो एनवायरनमेंट जो लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन कर रहा है, तो अगर हम लाइफ फॉर्म्स को ही इग्नोर कर दें तो फिर डेवलपमेंट क्यों, है ना। कल बसंत पंचमी थी, तो यानी कि सरस्वती पूजा। आज सरस्वती माता की जो मूर्ति है उसको बसाम किया जाएगा, मतलब उसको जल में प्रवाह किया जाएगा। ये उसी की आवाज़ें बाहर से आ रही हैं। गाना नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, गाना का स्वरूप भी भगवान ही जाने। तो लाइफ फॉर्म्स अगर नहीं रह रही हैं, बच नहीं रही हैं, तो फिर डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या हुआ, पर्पस क्या रहा। और फिर ऐसी डेवलपमेंट को अगर कोई इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है तो वो इकोनॉमी अल्टीमेटली एक फेल्ड स्टेट में है इस समय। तो इसलिए फिर सवाल ये खड़ा हो गया कि फिर क्या करना ज़रूरी है, मतलब कैसा विकास करना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ नीडेड एग्जैक्टली, आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नीडेड। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देखिए मैंने पहले ही बताया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमने इन चीज़ों को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज के चैप्टर में जितना का गिवन है हम उसको उसमें जो उसका सेंट्रल बॉडी है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एक समय था, ब्रंटलैंड कमीशन गठित किया गया, उस ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट कॉमन फ्यूचर के नाम से छपी है, और उसमें शब्द चर्चा में आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के आधार पर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दो शब्द एक साथ चल रहे हैं।
और फिर यूनाइटेड नेशंस की वो जो कॉन्फ्रेंस हुई UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने भी एक विचार रखा, एक परिभाषा रखी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ब्रंटलैंड कमीशन ने भी अपनी तरफ से एक विचार रखा, एक परिभाषा रखी। कॉमन फ्यूचर जो था उसमें भी, रिपोर्ट में भी एक परिभाषा आई, एक विचार आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और स्कॉलर्स ने भी अपनी तरफ से एक विचार रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आइए बारी बारी से समझते हैं, सब एक ही हैं, सब एक ही का स्वरूप है। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशंस, सो दिस टर्म फ्यूचर जनरेशंस, so development that will allow all future generations to have a potential average quality of life that is at least as high as that which is being enjoyed by the current generation. Okay, so ultimately future generation की life quality of life हो, ये तो मौजूदा generation नहीं तय कर सकती, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ अटेन करने का पोटेंशियल हो उस समय में, वो तो हम ही तय करेंगे कि हम इतने के रिसोर्सेज दे रहे हैं कि इसलिए एक्सप्रेशन इज पोटेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब मेरी संतान की आगे जो ज़िंदगी है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही है ना। कोई पता नहीं दारू पी के बंदा पड़ा रहे इधर उधर, है ना, दिन रात गाड़ियों के बोनेटों पे चढ़ के नाच गाना करके गिर गए लड़खड़ा के, बट उनकी जो लाइफ थी फ्यूचर लाइफ, वो पोटेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, इसके लिए मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने पढ़ाई दी, मैंने शिक्षा बेहतर दी, मैंने स्किल सेट भी डेवलप करवाए, मैंने अपब्रिंगिंग अच्छी की, सोशल पोजीशनिंग अच्छी रखी, मैंने एक्सपोजर बढ़िया दिया, सब कुछ किया। तो ये सब देना कि सामने वाला संभावित एक ऐसा जीवन उसको देना कि वह अपने लिए एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ विकसित कर सके, इसकी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और वो तभी होंगी जब आप उन्हें उन पोटेंशियल से लेस करेंगे। ओके, अब हुई नहीं हुई वो तो फिर उसकी अपनी चॉइस है। ठीक, तो कई बार पोटेंशियल वर्ड तंग कर देता है, इसलिए मैंने समझा दिया। डेफिनेशन बहुत नाप तोल के, जब डेफिनेशन बनती है ना, एकेडमिशियंस के पास जाती हैं किताबें पढ़ने के लिए, वो फिर पढ़ते हैं, पढ़ करके अपना विचार देते हैं, फिर वापस आती हैं, फिर एडिटिंग्स होती हैं, सुधार होता है। जैसे आज भी स्पेसिमेन कॉपीज़ हमें देके जाते हैं सारे ऑथर्स, हम उनको पढ़ते हैं, लिखा होता है ना नॉट फॉर सेल, स्पेसिमेन कॉपी है ना, स्पेसिमेन ही बिक गई अगर और उसमें कमियां हैं खामियां हैं तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम उसमें कुछ अगर रिकमेंडेशंस हो तो हम बताते हैं, उसके मुताबिक परिवर्तन आ जाते हैं। तो वही यहाँ पर भी बहुत नपीतुली होती हैं डेफिनेशंस। ऐसे अच्छा लग रहा है, ये कोई मेट्रिक स्केल पे नहीं शब्द लिखे जाते कि गाना बनाना है कि बड़ा सही बन गई, बात बन गई यार, मुखड़ा अंतरा, सब बहुत बैलेंस होता है इसमें सब। ओके, सो a development that will allow all future generations, all, not the future generation of this particular community or that particular state or that particular nation, all. So it's a very big moral concept, all. So development that will allow all future generations to have a potential average quality of life that is at least as high as that which is being enjoyed by the current generation। कम से कम इतनी हाई तो हो जितनी हम enjoy कर पा रहे हैं। और आज भी जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे स्टडी करते हैं भारत में, तो मेरे बच्चों एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ ही देखते हैं। हम तो एवरेज ही डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई कितनी देश की टोटल नेशनल इनकम है, उसको जनसंख्या से बांट दो और फिर देख लो कि पर कैपिटा इनकम कितनी हुई। तो हम पर कैपिटा इनकम का ही कंपैरिजन करते हैं कि भाई चाइना की 12,800 डॉलर हो गई है एनुअल पर कैपिटा इनकम और भारत की 2,500 डॉलर है, 2,500 डॉलर्स। कई बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं सर 2,500 क्या, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ 2,500 डॉलर्स। तो ये तो एवरेज ही है। अब कोई आदमी खड़ा हो जाए आपके सामने कि मुझे तो साल का 2,500 डॉलर नहीं मिलता भाई, तो इट्स एवरेज। और कोई कह दे कि 2,500 डॉलर से तो कई गुना ज़्यादा मिलता है। सो द टर्म इज़ एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ वी कैन कैलकुलेट। ओके, अकेले आदमी के पास जाके तो फिर सर्वे होते हैं, बट वो इतना सटीक निकालना इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन से क्या समझ में आया आपको? इस डेफिनेशन से ये समझ में आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, एक ऐसा विकास है, एक ऐसा डेवलपमेंट है जो भविष्य की सभी भविष्य की पीढ़ियों को
एक पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का, धारण करने का अवसर प्रदान करे। और वो एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ कम से कम इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो होनी ही चाहिए जितनी